इम्पॉर्टेंट आर्टिकल प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल लिखा है सस्पेंशन ऑफ एमपी से रिलेटेड, उसको डिस्कस करेंगे। ये एडिटोरियल बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर डायरेक्टली आप इसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ये जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ आर्टिकल, जीएस पेपर 2 पार्लियामेंट्री सिस्टम से जुड़ा हुआ आर्टिकल है और आप इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, मगर इसका फॉर्डर मटेरियल आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। देखो, आपको कंटेक्स्ट पता होगा रिसेंटली क्या हुआ है। 140 पर्सनस के करीब, मतलब पर्सन मतलब एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया। हमने प्रीलिम बूस्टर डिस्कशन में डिस्कस किया कि सस्पेंशन ऑफ एमपीज़ कैसे होता है, राज्यसभा में क्या रूल है और लोकसभा में क्या रूल है, ये सब चीज़ हमने देखी थी। मगर जो सस्पेंशन ऑफ एमपीज़ हुआ ये अब तक की इंडियन हिस्ट्री में लार्जेस्ट सस्पेंशन है। तो इसमें बहुत सारे लोगों के और ऑथर के द्वारा कहा जा रहा है ये हेल्दी डेमोक्रेसी का एक क्या कहते हैं कोलैप्स है, कोलैप्स हो रहा है हेल्दी डेमोक्रेसी। देखो, अपोजिशन मेंबर का ये कहना था जो पार्लियामेंट्री ब्रीच हुआ है, जो वहाँ कैनिस्टर जो मिला है जिसमें धुआं निकला है, बस होम मिनिस्टर को एक स्टेटमेंट देना है। होम मिनिस्टर ने इसमें 15 दिन का वक्त मांगा, मगर अपोजिशन ने 15 दिन का टाइम ना देते हुए तुरंत स्टेटमेंट उनका चाहा, मगर होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट नहीं दिया। पार्लियामेंट्री विंटर सेशन ख़त्म हो गया, तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो पार्लियामेंट के लिए एक ये अच्छी चीज़ नहीं है कि वीक अपोजिशन और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हेल्दी तभी रहता है जब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन क्या करती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, क्वेश्चनिंग करती है और मीडिया में जो है उनसे क्वेश्चन पूछती है। मगर जिस तरह का सिस्टम बना हुआ है, अपोजिशन के द्वारा कहना है कि जिस तरह का सिस्टम बना हुआ है इससे हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। इसके इन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो प्रताप भानु मेहता बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो हम आंसर राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते, मगर उनको डिस्कस कर सकते हैं, उनको फॉर्डर मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखो, पहले हम समझ लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें एग्जीक्यूटिव होल्ड करते हैं पावर विद सपोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर। आप जानते ही हैं हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं सेंट्रल में, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, जैसे कल मैंने प्रीलिम्स बूस्टर में आपको एडजमेंट मोशन और ये सब बताया था। तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, जबकि लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। तो लोकसभा में जो एमपीज़ होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, डिबेट करना और डिस्कशन करना। मगर क्या होता है, डिबेट और डिस्कशन जब नहीं हो पाता है तो क्वालिटेटिव प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं और पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो लोकसभा क्या है, हमारा एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है जो लॉ बनाती है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये 5 साल के लिए होते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेट्स क्या कहलाते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को आप 5 साल के अंदर हटा नहीं सकते और इनकी पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेट्स की नहीं होती है। आप अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है जिनका, उन्होंने ये वर्ड या पॉलिटिकल साइंस में बहुत बार पढ़ा होगा, पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी। क्या होती है, लोकसभा में 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, आपके घरों में नेता आते हैं, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, और 5 साल तक वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी को हम पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी के द्वारा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एनजीओ के द्वारा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मीडिया में कोई भी उन पर बात नहीं होती क्योंकि मीडिया बिक जाती है। तो इस तरह की चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं, यही चीज़ बताई गई है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो लेजिस्लेटिव जो होते हैं वो इसमें सपोर्ट करते हैं और उनके सपोर्ट से एग्जीक्यूटिव पावर होल्ड करते हैं, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट सेक्शन में, और जिसके द्वारा जिस मैंडेट से वो जीते होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये ब्रिटिश वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम पे बेस्ड है। देखो, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो जो है केवल उसमें क्या है, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है।
अब जब पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट उसमें मायने नहीं रखेगी, पार्लियामेंट जो बोलेगी वो हो जाएगा। मगर हमारे इंडिया में पार्लियामेंट को सॉवरेन नहीं बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है, जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जरूर कहा जाता है, मगर सॉवरेन पार्लियामेंट सिस्टम नहीं है। मतलब जो हमारा पार्लियामेंट सिस्टम है वो सॉवरेन नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है। ठीक है, आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखो कैबिनेट सिस्टम भी कहते हैं। देखो कैबिनेट आप जानते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर ये हैं तो कैबिनेट एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर का छोटा पार्ट है। ये वेन डायग्राम हो गया। ये कैबिनेट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं और जो इनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो कैबिनेट के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंप्लीमेंट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेचारे कुछ नहीं कह पाते हैं, इसीलिए इसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, अगर आप अच्छा वर्क नहीं करेंगे तो आपको हटाया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ही मदद से प्रेसिडेंट सारे मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपने मन से कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर या फिर रोड मिनिस्टर या फिर कोई भी मिनिस्ट्री है उसको अपॉइंट नहीं कर सकता, बिकॉज क्या है, प्राइम मिनिस्टर ही करता है रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर जो है हेड है, वो रिकमेंड करता है मिनिस्टर को, और जो मिनिस्टर रिकमेंड किए जाते हैं उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का क्लोज कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, क्लोज कनेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि लेजिस्लेचर जो होते हैं वही उसमें से थोड़े एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे मान लो लोकसभा में 500 मेंबर हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, मतलब गवर्नमेंट जो है इस टाइम। अब बीजेपी के एमपी ने डिसाइड किया ये बिल पास होना, मगर कांग्रेस के मेंबर इतने कम हैं तो ये बिल पास होकर एक्ट बन गया। अब एक्ट को जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो भी तो गवर्नमेंट ही है, तो क्लोज कनेक्शन होता है एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का। मगर अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन लेता है उसमें लेजिस्लेटिव कुछ नहीं कर सकता केवल, और उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। तो यही यहाँ पर राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तब्दील करना देना चाहिए। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि मैंने ये डिसीजन ले लिया है तो इस डिसीजन के खिलाफ लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में कुछ किया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, मगर लेजिस्लेचर इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि जिस तरह से बना हुआ सिस्टम है, जिस तरह से एमपीज को निकाला जा रहा है, जिस तरह से एमपीज की बात नहीं सुनी जा रही है, उनका क्रिटिसिज्म नहीं सुना जा रहा है, स्टेटमेंट होम मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को शोभा नहीं देता है। इन फ्यूचर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को वीक करेगा, और वीक करने का मतलब है जब आपके हाथ से पावर जाएगी तो आप क्या है अपनी सत्ता को हथियाने के लिए कूप भी कर सकते हैं, जैसे म्यांमार में हुआ। ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है, हमारे इंडिया में ये केस नहीं हो सकता, मगर हमें सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम वीक नहीं होना चाहिए। अब देखो कंटेक्स्ट क्या है, वही कंटेक्स्ट जो मैंने बताया, सस्पेंशन हुआ 140 मेंबर का, और ये वीकनिंग करेगा हमारे लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। अब कंसर्न क्या है, लॉस ऑफ पार्लियामेंट्री इसेंस। मतलब पहला कंसर्न क्या है, जो पार्लियामेंट्री इसेंस है, पार्लियामेंट्री इसेंस क्या होता है कि आप किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपोजिशन मेंबर होने के साथ साथ क्रिटिसाइज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा। मगर रिसेंटली ये देखने को मिला है कि जो पार्लियामेंट्री इसेंस है उसका डिग्रेडेशन हुआ है। देखो यहाँ बताया रियल पावर इंक्रीजिंग सेंट्रलाइज, मतलब बहुत सारी पावर सेंट्रलाइज होती जा रही है, आपको ये पता ही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। राइटर के द्वारा, ये राइटर के पॉइंट हैं, आप इसको आंसर में ऐसे नहीं लिख सकते। आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, मान लो आया कि जो सस्पेंशन हो रहा है पार्लियामेंट में, इसके आप प्रॉज एंड कॉन्स बताइए, तो आप लिख सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते किसी भी हाल में। नो एक्शन टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट। अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत कम एक्शन देखने को मिला। आप देख लो जैसे J&K का केस है,
अब उसमें क्या हुआ, जो है फेडरल सिस्टम में बिल्कुल तब्दीली ला दी गई, अपने मन से यूटी बना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ भी नहीं बोला। तो इस केस में क्या अपोजिशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को यह बोलना चाहिए था कि कम से कम इस तरह की प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए थी जो फॉलो की गई है। ऐसे फेडरल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, आपका जब मन होगा किसी भी स्टेट को आप दो में तब्दील कर दोगे। तो यही चीज यहां बताई गई है। नो एक्शन टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चनिंग ऑन मीडिया रोल। मीडिया का तो कोई रोल ही नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू राइटर का कहना है मीडिया जो है वो बिक चुकी है और उसमें बहुत एक्सेप्शनल लोग बचे हैं जो पावरफुल लोगों से डर नहीं रहे। अगर जो लोग डर नहीं रहे उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ रही है। पब्लिक रिएक्शन क्या है, जो हमारी जो पब्लिक है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है। देखो एजुकेशन लेवल जरूर बढ़ा है इंडिया का, मगर जो क्रिटिकल एजुकेशन है वो नहीं बढ़ा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, हमारे राइट क्या क्या हैं, हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर लोगों को अपने राइट्स का अभाव है, उनके पास राइट्स के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के लिए लोगों की लैक ऑफ इंटरेस्ट है। तो पब्लिक रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। इलेक्शन एंड पावर ऑफ डायनामिक्स, डिबेट और अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है। मैंने बताया आपको पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी होती है। 5 साल में आपके पास नेता आते हैं, आपसे वोट लेते हैं, चले जाते हैं, 5 साल तक वो जम के पैसा खाते हैं, आपको इसके बारे में पता नहीं चलता। सेपरेशन ऑफ पावर का तो कोई सिस्टम ही नहीं रह गया। जब आपने अपोजिशन के इतने मेंबर को हटा दिया तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस रह गया। जो एग्जीक्यूटिव है वही लॉ बना रहे हैं, वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेजिस्लेचर आप क्रिटिसाइज करने ही नहीं दे रहे, तो क्या होगा। तो इंपैक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री से ऑलमोस्ट बिकम पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब ये पार्लियामेंट्री, यहाँ वर्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्या होगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, क्या होता है, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश दे दिए जाते हैं, उसके अलावा लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकता। तो यही राइटर ने कहा इससे तो अच्छा है इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बदल देना चाहिए। रिडक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट जो है इंडिविजुअल के बहुत कम हो रहे हैं, मगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो टेलीकॉम से रिलेटेड डेटा है, जब सिक्योरिटी ब्रीच होगा तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। जब आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं तो बिहाइंड द डोर आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल के जो राइट्स है वो रिडक्शन होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा पावर कंसंट्रेट कर लेते हैं तो इंडिविजुअल के राइट क्या होते हैं, इंडिविजुअल के राइट डिग्रेड होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पावर, अब आप जानते ही हैं कैरिस्मेटिक लीडरशिप क्वालिटी क्या करती है। कैरिस्मेटिक लीडरशिप क्वालिटी क्या करती है, पावर को कंसंट्रेट करती है। और जब ये कैरिस्मेटिक लीडर के पास से पावर जाती है तो बहुत ज़्यादा हो हल्ला देखने को मिलता है और इसी केस में कूप आ जाता है। तो राइटर का ये कहना है जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है इसको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का सपोर्ट करना चाहिए, पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। पर्टिकुलर पर्सन का सपोर्ट करने से क्या होता है कि जब उस पर्सन के पास पावर जाती है तो कूप आ जाता है। जैसे क्या हुआ रसिया में, आप रसिया का देख लो, उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया है। पुतिन अपने पास से कोई भी पावर छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर, आपको पता ही है कि पावर का कैसे मोनोपोलाइजेशन हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। जीएसटी में भी कुछ ऐसे प्रोविजन है, बहुत सारी ऐसे चीजें हैं, मगर इतना नहीं है जितना राइटर ने एक्सट्रीम व्यू दिए हैं। अगर इतने एक्सट्रीम व्यू होंगे तो इंडियन का पार्लियामेंट्री सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आप इन सबको फॉलो नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पर्सनालिटी, ये वही बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को महत्व मिलना चाहिए इन कंपैरिजन टू पर्सनालिटी। ये हमारे जो आंसर होगा उसमें लिखने के काम आएंगे। हम ये किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मगर जब ऐसे पूछता है, जब हमारा इथिक्स का क्वेश्चन आता है, जब हमारा GS2 का क्वेश्चन आता है, उसमें ये बहुत काम आते हैं। बताइए कॉन्स्टिट्यूशन और पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस है। तो आप ये ऊपर मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ये सब लिख सकते हो। पाथ अहेड क्या है, मतलब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए कि डिबेट होना चाहिए और डेलिब्रेशन होना चाहिए। मतलब उसमें डेमोक्रेसी में जो हेल्दी डेमोक्रेसी वही होती है जिसमें डिबेट होती है, ऑपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, ठीक है। हेल्दी डिबेट होना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए टाइम का, प्रोसेस का, पावरफुल अपोजिशन होना चाहिए। पावरफुल अपोजिशन से क्या होता है, चेक एंड बैलेंस बना रहता है। चेक एंड बैलेंस क्या होता है कि क्या आप अगर कोई लॉ लाए तो उसको इम्प्लीमेंट किया आपने, और इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, तो अपोजिशन क्या करती है, उस केस में क्रिटिसाइज करती है पार्टी को। जब क्रिटिसाइज करती है तो इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी हेल्दी होती है और
जो रूलिंग पार्टी है उसे समझ में आता है कि हमें इस तरह के लॉ नहीं लाना चाहिए, मेंटेन डिग्निटी रखना चाहिए। अब यही बात बताई गई है, जिस तरह से आप पार्लियामेंट के अंदर गदर करते हैं, हो हल्ला करते हैं, आपको ये हो हल्ला नहीं करना चाहिए। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसे डिग्निफाइड करना चाहिए, बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। जो वहाँ पर अपोजिशन के मेंबर हैं उनको इस तरह से अपोजिशन करना चाहिए कि जो पार्टी बिल लाई है उसमें कोई भी बाधा ना पड़ सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।